अरे साहब, उसके असली हथियार मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, उनका हम्म। आप कुछ कर नहीं पाए। जो भी उनके जो मिसाइल्स थे, इंटरसेप्टर मिसाइल्स, उनका स्टॉक जखीरा खत्म हो रहा है। हम्म। और ईरान ने बड़े मेथोडिकली पहले अपने जो हल्के सस्ते मिसाइल्स थे, जी। सबसोनिक सुपरसोनिक, वो इस्तेमाल किए ताकि ये लोग पैनिक में अपने सारे इंटरसेप्टर मिसाइल फायर ऑफ कर दें। जी। अब इसने हाइपरसोनिक मिसाइल से मारना शुरू किया है। हम्म। पहले पिछली लड़ाई में ईरान जीपीएस के ऊपर गाइडेंस के लिए डिपेंड कर रहा था। जी। अमेरिकन अपना जीपीएस स्पूफ कर सकते हैं, शट ऑफ कर सकते हैं, जी। ठीक है। और इससे उनके मिसाइल्स की एक्यूरेसी कोई खास नहीं थी, वो वाइल्ड हिट कर रहे थे। इस बार वो बिदियाओ, चाइनीज कॉन्स्टलेशन ऑफ जीपीएस सैटेलाइट्स का उन्होंने इस्तेमाल किया है। हम्म। एक्यूरेसी बहुत बहुत कारगर और भयंकर रही, जी। बहुत कारगर भयंकर। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जी। उन्होंने कहा कि आपने मारा खोमैनी, हम मारेंगे नेतन्याहू साहब को। हम्म। और उन्होंने उनके जो ऑफिस को हिट किया, कमांड बंकर को हिट किया, कई जगह हिट किया, यहां तक कि इतना खतरा बढ़ गया उनके लिए कि वो एक एयर मोबाइल कमांड पोस्ट में जाने के लिए मजबूर हो गए। जो जी। जहाज निरंतर ऊपर उड़ता रहे, किसी एक जगह स्टैटिक ना रहे, नहीं तो टारगेट बन जाएगा। देखिए, रशियंस और चाइनीज जो हैं, जी। वो पे बैक कर रहे हैं फॉर यूक्रेन। हम्म। यूक्रेन ने, अमेरिका ने काफी सारे हथियार सप्लाई किए थे, मिसाइल टारगेटिंग डेटा, इंटेलिजेंस सप्लाई किया 4 साल, काफी जी। दुख दिया रूस को। तो अब ये लोग टिट फॉर टैट दे रहे हैं। अगर हम्म। आप वहां कर सकते हैं तो हम यहां कर सकते हैं। जी। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को विदित हो रहा है कि लड़ाई स्टार्ट करना बड़ा आसान है, खत्म जी। करना मुश्किल है। जी। अब वो अपनी कैजुअलिटीज अमेरिकन पब्लिक से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। कोई 4-5 दिन पहले सेंट्रल कमांड ने कहा था कि हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं, 18 घायल हुए हैं। उसके हम्म। बाद उन्होंने कैजुअलिटी फिगर्स देना ही बंद कर दिया है, लेकिन बहुत सारी हुई है। एंड इफ देयर इज वन थिंग दैट द अमेरिकन पब्लिक डज नॉट लाइक, जी। इट इज बॉडी बैग्स, बॉडी बैग्स, ठीक है जी। साहब। और बॉडी बैग्स आने शुरू हो गए हैं। और ईरान की स्ट्रैटेजी है कि एक सकर पंच उसका लग गया। हम्म। उसने अगर इब्राहिम लिंकन को डुबो दिया, वो हाथ धो के पीछे पड़ गए उसके, इब्राहिम लिंकन को डुबो दिया, तो साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब को लेने के देने पड़ जाएंगे। मिड टर्म इलेक्शन का साल है। जी। और इसके अंदर अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो गया तो उसमें कोई, आप समझ लीजिए, 4 से 5 हजार नौसैनिक होते हैं। जी। जी। इतनी बड़ी कैजुअलिटी हो गई तो इनकी तो लुटिया पॉलिटिकल डूब जाएगी ट्रंप साहब हम्म। की। जो इनको खमियाजा भुगतना होगा इस एडवेंचर का, मिस जी। एडवेंचर का रादर, वो बहुत भारी होगा, बहुत भारी पड़ जाएगा। अगर एक आर्मी ये कह रहे हैं कि मैं गल्फ ऑफ हॉर्मूज को खोलूंगा, हम्म। उसका तरीका है कि आपको अपने बैटलशिप जो आप बाहर निकाल लिए हैं जी। डर के मारे, वो आपको एंटी शिप मिसाइल्स ईरान के उनकी रेंज में लाने होंगे। और हम्म। 2-3 जहाज डूब गए, आर्ले भर के क्लास डिस्ट्रॉयर में भी 250 से 300 सेलर होते हैं। जी। फिर जी। आप छुपा भी नहीं पाएंगे ये जो बॉडी बैग। हाँ, और जैसा कि ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मेरे साथ मेरे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट बेवकूफ थे, गधे थे, उन्होंने ईरान को कुछ नहीं किया, हाँ। हाँ। उन्होंने लंबी प्रोट्रैक्टेड वॉर्स लड़ी, मैं कितना चतुर हूं, मैंने तो एक फलसफा ढूंढ दिया है, चीप वॉर्स ऑन द चीप, हम्म। 1 डे वॉर 2 डे क्विक इन क्विक आउट, मादुरो कब्जे में है, मैंने वेनेजुएला को हरा दिया, अब ईरान को मैं पीट दूंगा, खत्म कर दूंगा। जी। रेजिम चेंज की बात हो रही थी, जी। वहां खमाइनी का बेटा आ गया, ठीक जी। है। बात हो रही थी नेशन स्टेट डिस्ट्रक्शन की। जी। देखिए साहब, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक था। अगर आपका ये रवैया हो जाए हिटलेरियन कि जी। मैं किसी भी देश को तबाह कर दूंगा, खासकर अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम्म। मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, नॉट ओनली रेजिम चेंज, डिस्ट्रॉय नेशन स्टेट डिस्ट्रक्शन, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हम्म। अब साहब, ईरान एक 6,000 साल पुरानी सभ्यता है। ये गल्फ स्टेट्स जैसे वो
कॉलोनियल काल में बनाए देश नहीं है। जी लॉन्ग स्टैंडिंग 6000 साल की सभ्यता है, टेनेशियस फाइटर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी The Shias are known to fight losing battles, but with a tenacity that is unbelievable. 8 साल लड़ गए थे वो सद्दाम हुसैन से, 1 मिलियन उनकी लोग आवाम मारा गया था, बट जी उन्होंने उफ नहीं करी थी और सद्दाम हुसैन के नाकों चने चबा दिए थे साहब। हम्म ठीक है, अब जी यही हम देख रहे हैं अमेरिका और इजराइल का हाल होते हुए। जी शेर की तरह दहाड़ते हुए थे, वो कहते ना कहीं चूहों की तरह न निकलना पड़े, एक क्योंकि इतना ज्यादा। हाँ, ये एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कल हुई सर। अली लारीजानी आईआरजीसी चीफ, उन्होंने बोला ट्रंप ने जो धमकी दी कि वॉर तो हम कभी भी खत्म कर सकते हैं, एक दिन में चाहे तो एक दिन में, अभी हम बस इसको लंबा खींच रहे हैं, बहुत आगे चल रहे हैं हम अपने स्ट्रैटेजी से। फिर अली लारीजानी उन्होंने बोला कि ये गलती आप ना करें, या इस तरह का बोले भी नहीं कि आप ईरान को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि हम आपको अमेरिका में ही मार डालेंगे, वी विल एलिमिनेट यू। और ट्रंप ने उसी बस 8 घंटे पहले ये बोला था। एक रिपोर्टर ने उससे सवाल पूछा था ट्रंप से कि आपको लगता है कि स्लीपर सेल अब काफी एक्टिव हो गए होंगे ईरान में, और ट्रंप ने यहां तक बोल दिया कि जो उनको मारने की कोशिश हुई थी कैंपेन के दौरान, वो हो सकता है कि ईरान के ही किसी लोगों ने या स्लीपर सेल ने ये अरेंजमेंट किया था उनको मारने का। तो ईरान मार सकता है क्या ट्रंप को? ये वॉर को खत्म करने के लिए ट्रंप को ही सीधे निशाना बना दे यूएस में, ऐसी पॉसिबिलिटी, या स्लीपर सेल्स इतने ताकतवर हो सकते हैं यूएस में सर ईरान के? अभी तक तो उतनी ताकत नहीं देखी, बट यस दे आर केपेबल। शिया डायस्पोरा काफी है वहां पे। इसी खमैनी को मारना मतलब जो कैथोलिक पोप है उसको मार डालना। एज फार एज द शियाज आर कंसर्न, वो उनका पोप है। द बिगेस्ट मिस्टेक दे मेड वाज किलिंग खमैनी ऑन डे 1। वो तो नाच कूद रहे थे, भगड़े कर रहे थे कि मार डाला, खत्म, खलास, अब सरेंडर करो, मेरे पांव चूमो, जूते चाटो, जूते की मट्टी अपनी जीभ से साफ करो, बगाएगा बक। ऐसी अभद्र भाषा एक तो शोभा नहीं देती इतने ऊंचे रैंक को। ठीक है साहब। और ये इनको एक मीडिया डिजास्टर हो गया है। मीडिया डिजास्टर आप छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया के लिए आपने ग्लोबल इकोनॉमिक डिजास्टर कर दिया है। जो भी पोस्ट कोविड रिकवरी शुरू हो गई थी, आपने उसका खात्मा कर दिया है। द प्राइस ऑफ ऑयल $110 प्रति बैरल पहुंच गई थी। स्टॉक मार्केट्स में खूना खच्चर हो रहा था, सारी दुनिया की, शामिल अमेरिका की स्टॉक मार्केट में। तब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, अरे बाप रे, ये तो भारी नुकसान हो रहा है इकोनॉमी का, मेरी भी। तो उन्होंने एक अपनी चहेती वो बुला के रिपोर्टर को बोला कि ये लड़ाई मैं 2 दिन में बंद कर रहा हूं। स्टॉक मार्केट्स में जो ब्लड बाथ था वो रुक गया। और अब ईरान ने अगले दिन बोल दिया कि साहब हम तो नहीं खत्म कर रहे हैं, आपने लड़ाई शुरू करी है, खत्म हम कर रही थी। ठीक है ना? तो ये तो बहुत रेपुटेशनल लॉस होगा अमेरिका का। जितने दिन लड़ाई लंबी चलेगी लॉस होगा। एक सिंपल, मैंने बोला था, मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक मैथमेटिकल मिसाइल इक्वेशन। कितने इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं इजराइल के पास, अमेरिका के पास, और कितने अटैकिंग मिसाइल्स हैं ईरान के पास। ठीक है। जो अमेरिका का प्रोडक्शन रेट है पेट्रियट्स का, वो है 650 मिसाइल पर ईयर। ठीक है। और जो अमेरिका का थर्ड का प्रोडक्शन रेट है वो 200 मिसाइल पर ईयर है। महीने के तौर पे ले तो ईरान 100 अटैकिंग मिसाइल्स प्रोड्यूस करता है पर महीना, और अमेरिका कोई 6 से 7 इंटरसेप्टर मिसाइल्स प्रोड्यूस करता है। यू सी दैट गैप। और इसका मतलब इस वक्त पहले अंदाज था कि कोई 3000 मिसाइल हैं ईरान के पास। उसने मिसाइल कोई 5000 के ऊपर ही लग रहे हैं, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रोडक्शन खुद करता है, बाहर से नहीं आते, अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज में करता है। और रोज जो हमारे अमेरिका के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं, ये हमने तो 96% खत्म कर दिए, ये कर दिए। वो वियतनाम के टाइम भी हमने ऐसे बड़े बड़े एग्जैजरेटेड क्लेम सुने थे, और हम सब जानते हैं वियतनाम में हुआ क्या था। इतने साल लड़ने के बाद, 50,000 बॉडी बैग्स के बाद, रिचर्ड निक्सन साहब की प्रेसिडेंसी स्वाहा हो गई।
जी ठीक है, इराक में आप लड़े गए थे, बड़े डंका पीटते, मार डाला, थर्ड वर्ल्ड कंट्री की ऐसी तैसी कर दी। अब कॉलोनियलिज्म का युग आ गया है फिर से। अमेरिका बिगेस्ट कॉलोनियल पावर बनेगा, कॉलोनीज बनाएगा, वगैरह वगैरह। 8 साल $4 ट्रिलियन खर्चे हुए, जी 4,000 के ऊपर बॉडी बैग्स आए, बस हो गई। जी अफगानिस्तान में 20 साल लड़े, वहां तो टेक्नोलॉजी और भी इल्ले थी, जी तो जी वो भी जी लड़ गए साहब एसिमेट्रिक लड़ाई। आप प्लीज समझिए दैट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्टर्स विच इज इनटेंजिबल डिस्पाइट ऑल टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी इज विल। और अगर आप टेरेन का ठीक इस्तेमाल करें, आपके पास विल टू फाइट है, टेनासिटी है, मोरल, विल पावर, नेशनल विल है। जी जी नेशनल विल वीकेस्ट इस वक्त अमेरिका में, जी वो नहीं लड़ना चाहते। 80% लोगों ने सर्वे में बोल दिया था वी डोंट वांट दिस वॉर। नॉर्मली जब वॉर स्टार्ट होती है तो थोड़ा पेट्रियोटिज्म का सर्ज आता है, वो भी नहीं। हमको देखा अमेरिका में और जी इजराइल में भी अब लोग परेशान हो गए, जी परेशान हो गए क्योंकि आप रोक नहीं पा रहे। आयरन डोम का उन्होंने भी स्टडी कर लिया है एंड दे हैव फाउंड द राइट आंसर्स, ओके टेक्नोलॉजिकल आंसर्स। खुर्रम शहर 4 सॉलिड फ्यूल हाइपरसोनिक, फतेह 2 हाइपरसोनिक, और फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड। एक मिसाइल आता है, अगर वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी में आता है तो आप उसको रोक सकते हैं जी पेट्रियट से, थार्ड से, एरो से, डेविड स्लिंग वगैरह। जी लेकिन अगर वो कोर्स चेंज कर रहा है तो आप उसको रोक नहीं सकते। कोर्स चेंज करता है और फिर एक मिसाइल से मल्टीपल वॉरहेड्स निकलते हैं, क्लस्टर बॉम्ब जैसे। जी जो जी नुकसान इजराइल में हो रहा है वो दुनिया को दिख रहा है साहब। जी लेकिन प्रोपेगेंडा वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर, आप जितनी भी जीत जाएं टीवी के ऊपर, ग्राउंड पे आप पिट रहे हैं और पूरी दुनिया आपको पिटते देख रही है। आप जितना भी मर्जी ईरान को मार लें, जी और आप मार रहे हैं, अच्छी तरह मार रहे हैं, बिकॉज आपके पास एयर सुपीरियोरिटी है। वो एयर सुपीरियोरिटी भी अंत होने जा रही है, क्योंकि कल हमने खबर देखी थी जी पुतिन ने S-500 मिसाइल्स विद टेक्नीशियंस, विद ऑपरेटर ईरान को दे दिए। जी जी अगर ये है तो ये जो आपका फ्री रन था, जब चाहे मारे, जितना चाहे मारे, सिविलियन मारे, है। वी नेवर हर्ड द एंड ऑफ यूक्रेन में, बूचा 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 34 सिविलियन मार डाले। कैसे कमीने हैं, कैसे कुत्ते हैं, ये है वो है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में करार कर दिया पुतिन को क्रिमिनल की, उसने 34 सिविलियन मार डाले हैं। आपने तो कोई 300 बच्चियां मार डाली है साहब स्कूलों में। जी तो वो किस खाते में आता है? मतलब आप जो करें वो जायज। आपके दुश्मन वो तो कॉकरोचेज हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, वो तो थर्ड वर्ल्ड के अश्वेत लोग हैं। आप व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हो साहब, है, जो मर्जी मारो, वो सब चलता है। उसमें सर एक बड़ा झूठ बोला, एक बहुत बड़ा ट्रंप ने झूठ बोला कि टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ वो बच्चियों के स्कूल को गिराने के लिए, और ट्रंप ने ये यहां तक बोल दिया कि ईरान के पास टोमाहॉक है, जबकि ये केवल यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके के पास है। तो ये खुलेआम इतना बड़ा, मतलब आप राष्ट्रपति हो यूएस के, लेकिन आप खुलेआम झूठ बोल दे रहे हो कि टोमाहॉक है ईरान के पास। तो ये सब अब बहुत नॉर्मल हो गया है क्या सारे नेताओं के बीच ये झूठ बोलना, ये सारी चीजें इतनी नॉर्मल हो गई। हम पहले जब बच्चे थे देखते थे तो एक रिस्पेक्ट होती थी चीजों की, लेकिन वो लगता है कि जैसे अब खत्म सा होता जा रहा है नेताओं के बीच। देखिए साहब, रिस्पेक्ट तो क्या बोले अब आप, मैं ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहता, लेकिन बात बड़ी नहीं सर प्लीज बोलिए, लोग तो चाहते हैं आप खुल के बोलिए। गरिमा, आपकी गरिमा आप डाउन कर रहे हैं। 24 घंटे टीवी पे ये रहना चाहते हैं। जो ब्रीफिंग्स इनके अपने मिलिट्री स्टाफ, पेंटागन, CIA इनको देता है, वो ये सुनना नहीं चाहते, और कह रहे हैं कि 7 प्रेसिडेंट्स के में हिम्मत नहीं थी ईरान पे हमला करने के लिए, क्योंकि साहब वो अपने एडवाइजर्स, अपने पढ़े लिखे लोगों की परामर्श को ध्यान से सुनते थे और फिर फैसले लेते थे। वो जानते थे ईरान पे हमला कर देना आसान है, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होंगी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए। ठीक है साहब, बॉडी बैग्स होंगे, ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस होगी जो कि अमेरिका की जनता को
बिल्कुल नहीं पसंद, जी। बिल्कुल नहीं पसंद। मिड टर्म इलेक्शन का साल है, घोड़े पे चढ़ के आपने सोचा कि मैंने वेनेजुला को हरा दिया है। अरे साहब, वो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, वो ज्यादातर तो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कंपटीशन जीतते हैं। दे आर नॉट फाइटर्स। जी। लेकिन जी। उनको भी आप मजबूर करके फाइटर्स बना देंगे, आप देखते जाइए। अभी तो तेल निकला नहीं ना, आपने केवल मदुरो और उसकी पत्नी को पकड़ा है। जी। वहां भी गुरिल्लास तैयार है, तेल निकालने के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़ेंगे, जी। अपनी कंपनी के लोग भेजने पड़ेंगे। और उन्होंने मारने शुरू कर दिया तो तुम कहां जाओगे साहब? यू नो, देखिए मैं फिर कहता हूं, मैं एक लड़ाई नहीं साहब, 5 बार मैं मैदान जंग में गया हूं, जान जोखिम में डाली है। कोई जी। भी प्रोफेशनल सिपाही लड़ाई आसानी से शुरू नहीं करता, और शुरू करता है तो भगवान का नाम लेके मत्था टेक के। इन्होंने शुरू में नहीं किया, लेकिन मुझे एक चीज की खुशी जरूर हुई कि आधी हाफ वे डाउन दिस वॉर वो उन्होंने पादरी शादरी बुला के पूजा पाठ शुरू कर दिया। थोड़ा पहले करना चाहिए था साहब, थोड़ा पहले करना चाहिए था। ये यू नो, सर। दम्भ, इसको ना संस्कृत में एक टर्म है जिसको बोलते हैं दम्भ। जी। कि मतलब विद एरोगेंस सिर इतना भारी हो जाए कि आप सीधे खड़े ना हो सके। बाइबल खोल के पढ़ लो यार, प्राइड गोएथ बिफोर अ फॉल। और देखिए, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता जी। हूं कि दिस इज अ डिफाइनिंग बैटल ऑफ द 21st सेंचुरी। इट विल डिफाइन क्या दुनिया वापस एक यूनिपोलर पावर का सेटअप देखेगी, या इट विल बी एस्टैब्लिश अ फुली मल्टीपोलर वर्ल्ड। जी। जी। Iran is fighting for a multipolar world order. Iran is a member of the BRICS. India is a president of the BRICS this year. जो दुनिया के अश्वेत लोग हैं, we can't have, America trying to treat them like dirt. जी। आप क्या करेंगे? Will you start the African slave trade again? पगला गए हैं क्या आप? जी। और प्रेसिडेंट भी यही दादागिरी कर रहे थे अमेरिका के, बट एटलीस्ट वो उन्होंने क्लोक करते थे इन ह्यूमैनिटेरियन टर्म्स, इन फ्रीडम टर्म्स, डेमोक्रेसी, ये वो। एटलीस्ट वो जो रेटोरिक था, जी। दैट वाज नॉट सो ऑफेंसिव। ये तो हिटलरियन टर्म्स में बात कर रहे हैं ना, मैं खत्म कर दूंगा देश, मसल दूंगा, फाइनल सोल्यूशन कर दूंगा। अरे हद है साहब। थोड़ा सर अब आते हैं भारत की तरफ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑफ कोर्स भारत का रिश्ता बना हुआ है। भारत में अभी हमें पता चल ही रहा है कि एलपीजी की किल्लतें शुरू हो गई हैं। आपको लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा अभी आने वाले 1 हफ्ते में, या अगले 10 दिन में? कितना ज्यादा और असर हो सकता है सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण? देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं अपनी नेवी भेज के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में को खोल दूंगा। आई विश उन्होंने अपने जो है जॉइंट चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ डैन केन से बात कर ली होती पहले। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का तरीका क्या है? आपको इस वाटरवे के अंदर अपने नेवी के शिप्स डालने पड़ेंगे, जो कि हर टैंकर कॉन्वॉय को एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे। ठीक है? आप कह रहे हैं हमने ईरान की नेवी ध्वस्त कर दी, एक जहाज निहत्था बगैर वेपन्स के जो भारत में हमारे न्योते पे एक वो आया था एक्सरसाइज के लिए, मिलन एक्सरसाइज के लिए, नेवल फ्लीट रिव्यू के लिए, आपने उसको बिल्कुल भारत के बाहर ठोका, भारत की भी बेइज्जती करने के लिए। तो साहब, और ठोक के पीट हेग्सेट साहब की काउबॉय इमेज देखने वाली थी, हम मार डालेंगे कोई सर्वाइवर को, हम तो साहब टक्कर सर पे मार के मारेंगे। जबकि दुनिया में जेनीवा कन्वेंशन कहती है आपने दुश्मन का जहाज डुबो दिया, आपकी मॉरल नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सेलर डूब रहे हैं उनको बचाओ, उनको प्रिजनर ले लो। वो तो खैर चलो सबमरीन थी, ये है वो है, लेकिन उसके बाद जो आप डंका पीट रहे हैं, एक निहत्थे जहाज को मैंने मार दिया, मैं कितना टार्जन हूं, क्रीक बुंडोलो, हियर इज टार्जन टार्जन, और शट अप। जो लड़ाई जो लड़ने वाले कॉम्बैट सोल्जर्स प्रोफेशनल होते हैं, वो इस बेहुदा तरीके से बातचीत नहीं करते। वो अपने पिक समबडी योर ओन साइड,
ठीक है, और आपकी उनकी नेवी, उसकी नेवी थी ही नहीं, जी हार्डली एनी नेवी वर्थ द नेम, नो एयरफोर्स वर्थ द नेम, हमने एयरफोर्स खत्म कर दी। अरे साहब, असली वेपन उसके नेवी और एयरफोर्स नहीं है, जी मिसाइल्स जी और ड्रोन है। जी जिस दिन वो खत्म करना, फिर अपने आप को चौधरी बोलना, ठीक है? अभी तो खत्म नहीं हुआ साहब, इट्स नॉट ओवर। जी आपने शुरू किया, खत्म अब उसके हाथ में है। वो लोग भी बिल्कुल खुंदस खाए। आपसे बात कौन करेगा? 2 बारी आपने बात का बहाना किया, ढकोसला किया, ड्रामा किया और अटैक कर दिया। जी मतलब योर स्टैंडर्ड टैक्टिक इज प्रिटेंड टू नेगोशिएट एंड यूज द टाइम टू बिल्ड अप फोर्सेस टू अटैक। अब तीसरी बार आपसे कौन एक बेवकूफ भी बात करेगा? जी 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 दुनिया भी जी परेशान हो रही है कि जी रशिया क्या कर सकता है, चीन क्या कर सकता है। हाँ, वेनेजुएला में उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो उनसे 7-8 हजार मील दूर है। लेकिन ईरान तो इतना दूर नहीं है ना, वो अमेरिका का पिछवाड़ा नहीं है, वेनेजुएला जी अमेरिका का पिछवाड़ा। आप समझ रहे तो हैं? अब हम वो लोग भी बिल्कुल टिट जी फॉर टैट दे रहे हैं, यूक्रेन जी का बदला ले रहे हैं। सर, हम लोग जब ना आखिरी बार हमने बात की थी 3 तारीख को, और हम ये जी, अंदाजा लगा रहे थे कि 12 दिनों में ये वॉर खत्म हो जाएगी। अभी जिस प्रकार से ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, आपने जैसा बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना अभी आसान नहीं लग रहा। आपको क्या लगता है सर, कितने दिन और ये खिंच सकता है? कितनी ज्यादा टेंशन भारत के लिए और बढ़ सकती है? देखिए साहब, भारत को हमारे राष्ट्रहित सर्वोपरि हैं। जी ना अमेरिका की दोस्ती ओवरराइडिंग फैक्टर है। इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, देयर इज नो डाउट। हर जी लड़ाई में उसने हमारा मदद करी है, टेक्नोलॉजी शेयर करता है, और हम उनके लोगों की इज्जत करते हैं क्योंकि वो बहुत जबरदस्त लड़ाके। वो अपनी जिस तरह से बहादुरी से उन्होंने अपना डिफेंस किया है चौतरफा, हालांकि दुश्मनों से घिरे हैं, दैट इज कमेंडेबल। But I'm sorry, what America is doing is not commendable. It is trying to kick any power which is weaker than America. उसके लात मारो, मार डालो, खत्म कर दो, देश ही स्वाहा कर दो। आप कह रहे हैं आप ईरान के लोगों को बहुत चाहते हैं, जी आप उनकी मदद के लिए ये सब कर रहे हैं। तो 300 लड़कियां क्या टेररिस्ट थी? लड़कियां, जी बेटियां मार रहे हो आप, और फिर चौधरी बन रहे हो कि मैं ह्यूमन राइट्स का चैंपियन हूं, डेमोक्रेसी का चैंपियन हूं। यू आर, आप चूज कर लीजिए आप कहां के प्रेसिडेंट है। आर यू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स या वेनेजुएला या ईरान? प्लीज, सर क्या हक है आपको अगला आयतुल्ला चुनने का? किसने आपको ये अधिकार दिया? आप कल बोलोगे कि भारत में मुझे सरकार नहीं पसंद, मैं इसको बदली चाहता हूं, मैं इस फलाने को चाहता हूं। बांग्लादेश में क्या किया था? मोहम्मद जी यूनुस को पैराशूट किया था। कौन सी इलेक्शन जीता था वो? और बांग्लादेश के लोगों ने इस इलेक्शन में बाहर का रास्ता दिखा दिया। गेट लॉस्ट क्रीप, जी गेट लॉस्ट, गो बैक टू अमेरिका। जी सर, यू सी, तो भारत ये एक, यू सी, देयर इज असूल का सवाल है, प्रिंसिपल का सवाल है। विल द वर्ल्ड बी गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ और द लॉ ऑफ द जंगल? जी समवेयर वी हैव टू स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। समवेयर वी हैव टू से साहब अनफ इज अनफ। आप वेनेजुएला कब्जा किया, ईरान पे कब्जा करना चाहते हैं, क्यूबा पे कब्जा करना चाहते हैं, ग्रीनलैंड आपके बाप की प्रॉपर्टी है, कनाडा को आप 51st स्टेट बनाना चाहते हैं। कल आप भारत को 51st स्टेट बनाने का बकवास शुरू कर दें तो जी उसी पे सर। तो यहाँ पे ना अमेरिका, जो भारत के अंदर भी कई चीयर लीडर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, आप जाएं साहब, पासपोर्ट बदली करें, कितने सारे जाके सेटल हो गए भारतीय वहां पे। आप भी जाएं, दफा हो। लेकिन सर, भारत हैज टू स्टैंड अप फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। हमारी इकोनॉमी को चोट पहुंच रही जी एट अ जीडी पॉइंट बख्शी इन साहब, टाइम। हमको अमेरिका को बोलना पड़ेगा, इजराइल को बोलना पड़ेगा, भाईजान जल्दी खत्म करो, प्लीज स्टॉप इट, जी स्टॉप इट, यू स्टार्टेड इट, जी यू स्टार्टेड इट। और कॉन्सिक्वेंस पूरी दुनिया भुगत रही है। जी कॉन्सिक्वेंस अमेरिका भी भुगतेगा, माफ कीजिए। जी वो समझता है कि मैं बस दुनिया को लात मार के आराम से बैठ सकता हूं क्योंकि मेरे पास मिलिट्री सुपीरियरिटी है। जी ही, लेकिन
जैसे जैसे आपने बोला कि ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं या चीयर लीडर्स हैं, लेकिन हमारी सरकार ने भी तो कितना ट्रंप को बहुत इज्जत दी जब वो 2020 में आए, अभी भी। और मतलब मोदी साहब भी बोलते रहे कि वो तो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, ट्रंप उधर बोलते रहते हैं बेस्ट फ्रेंड है। अभी आपको क्या लगता है सर कि ट्रंप से इतनी दोस्ती दिखा के कोई गलती हुई क्या? हाउडी मोदी और ये सब जो भी हम करते थे, तो इसका नुकसान हो रहा है हमें या नुकसान हुआ है? नहीं, ये देखिए बात बड़ी सीधी है। जी। हम लोगों ने सोचा, यू सी एवरीबडी बिलीव्स व्हाट यू से, क्योंकि यू आर सपोज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। दिस इज द डिफाइनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। भारत और अमेरिका के लोगों में दोस्ती है, बिकॉज हम दोनों एक डेमोक्रेटिक, एक बड़ी डेमोक्रेसी है। दैट इज द ओल्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। There is a lot that is common between our two people. People to people relation have always been good. I'm afraid I cannot say the same of the American government. वो कह रहे हैं कि वो हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन अगर ग्राउंड पे देखा जाए जी, श्रीलंका में तख्ता पलट किसने किया? अमेरिका ने। बांग्लादेश में तख्ता पलट किसने किया? अमेरिका ने। नेपाल में तख्ता पलट किसने किया? अमेरिका ने। कुकी लैंड में कौन हमें उंगली दे रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हथियार हमारे पैसे खाकर हमने GE 404 कोई 100 इंजन खरीदे थे, अमेरिका से पैसे एडवांस में दे दिए। ये पाकिस्तान जैसे भीख नहीं मांग रहे थे कि GE 404 इंजन दो। 3 साल बीत गए, 2 इंजन मिले। बोला भाईजान पैसे दे चुके हैं, प्रॉब्लम क्या है? तो 5 और दे दिए। 90 से ज्यादा इंजन अभी तक वो है। तो साहब हमको अब सोचना पड़ेगा कि आप मित्र हैं या शत्रु हैं। जी। मुंह में राम राम, बगल में छुरी दिखाई दे रही है साहब। अभी तक माफ कीजिए, फिर भी हमने कोशिश करी, क्योंकि हमारे हित में है कि अगर रिश्ते अच्छे रहे। क्यों, मैं आपको बता दूं, सीधी बात क्या है। हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी जो कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देता है, वो सेक्टर हिट हुआ है इनकी सैंक्शन से, ठीक है। हमारा लेदर गुड्स, टेक्सटाइल गुड्स सेक्टर हिट हुआ है इनकी सैंक्शन से। फिशरीज हिट हुई है इनकी सैंक्शन से। 50% सैंक्शन हम पे लगाई, हाईएस्ट टैरिफ इन द वर्ल्ड। फिर आप कहते हो साहब आप हमारे दोस्त हो। भारत ने फिर भी कोशिश की है, क्योंकि हमारा फर्ज था कि यार हो सके तो ठीक कर ले। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप हमेशा अच्छी रही है। 30% नासा के साइंटिस्ट भारतीय हैं, 30% सिलिकॉन वैली में टॉप ऑन्चोस भारतीय हैं, इनके बेस्ट डॉक्टर्स भारतीय हैं। इतना हमने इनके लिए किया है। बट ये तो साहब थैंकलेस तो आप छोड़ दीजिए, ये तो उल्टे बांस बरेली को इन्होंने तो, ये तो मैं तो समझता हूं कि अब तक शत्रुबोध हो जाना चाहिए। अगर आप भी नहीं मानते जी, तो शत्रुबोध हो जाना चाहिए। तो आपको लगता है, कह रहे हैं जो आपको लगता है सर सरकार को, देखिए आप भी सरकार को शत्रुबोध हुआ है कि नहीं अभी? ये बहुत बड़ा सवाल है सर। नहीं, लेकिन एक चीज मैं ये भी बोल दूं, सो फार आवर गवर्नमेंट हैज हैंडल्ड हिम वेल। हम इनके जैसे चीखना चिल्लाना नहीं शुरू किया था, वी हैड हैंडल्ड देम प्रीटी वेल। और अब जो है, आपने देख लिया कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए और वो जो शोक दैट कंडोलेंस बुक साइन करी ईरानियन एम्बेसी में। जो ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए, वो रायसाना डायलॉग के लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि इस वक्त भारत इज द बेस्ट प्लेस टू स्टॉप दिस नॉनसेंस, टू गेट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बैक। हमारे इजराइल से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हमारे ईरान से अच्छे रिश्ते हैं। मैं कह रहा था पिछली बार कि अगर आप पैटर्न, यू सी हाउ डू यू मेक नेशनल सिक्योरिटी फोरकास्ट? बेसिक जॉब ऑफ अ मिलिट्री प्रोफेशनल is to make a national security forecast. वो किस बुनियाद पे की जाती है? Pattern modeling. What is the pattern of the last few years? That patterns tend to persist and repeat themselves. ठीक है? तो जो पैटर्न है पिछले साल का, मैंने आपको बताया था, 12 दिन चली, दोनों साइड की जीप बाहर आ गई थी। इस बार ज्यादा तैयारी से लड़ रहे हैं, तो 12 से 14-15 दिन हो जाएगी, लेकिन जीप दोनों की बाहर आ गई है। ये ईरान केवल खुंदस में है, इसलिए वो कह रहा है कि नहीं,
लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट, क्या चीन के हित में है कि ये लड़ाई चलती रहे? क्या रूस के हित में है कि लड़ाई चलती रहे? क्या दुनिया के हित में है कि हम रिसेशन में जाएं, डिप्रेशन जी में जाएं, इकोनॉमिक? क्या भारत के हित में है कि हम हमारे लोगों को 60 रुपए प्रति गैस सिलेंडर देना पड़े एक्स्ट्रा? ये तो शुरुआत है। कब तक भारत के पेट के लोगों के पेट पे भी लात लगेगी? किसी के हित में नहीं है। और अगर मोदी जी बोले तो मुझे लगता है कि शायद ये लोगों को भी ऑफ रैम्प चाहिए, ये सुन जी लेंगे। सर। मोदी जी विल रिटर्न अ गुड टर्न टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया था कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। जी वो तो डायरेक्ट बातचीत से रुका था, लेकिन वो नोबेल प्राइज क्लेम कर रहे थे। बट नाउ आई थिंक द टाइम हैज कम फॉर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ये रिटर्न कर दें कॉम्प्लीमेंट। जी ये और वो सीधे ट्वीट करें, वो सीधे ट्वीट करें कि वॉर रुकवा दी है। यूएई ने भी ये रिक्वेस्ट किया और उन्होंने ये बोला कि नरेंद्र मोदी अगर कॉल करें तो वो चाहें तो एक दिन में इस वॉर को रुकवा सकते हैं। आपको क्या लगता है सर, थोड़ा सा भी वो खुद भी कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है नियर फ्यूचर में, या अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? नहीं, देखिए, आप व्हेन यू गिव अ कॉल फॉर पीस, जी आपकी भी आप भी अपना प्रेस्टीज ऑन द लाइन लगाते हैं। तो कॉल फॉर पीस नॉर्मली ऐसे टाइम पे की जाती है जब साइकोलॉजिकली दोनों जो कॉम्बैटेंट्स हैं उनकी बस हो गई है और वो शांति ऑफ रैम्प ढूंढ रहे हैं। जी तब आप करें तो आपके पीस इनिशिएटिव की माने जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार इसी साइकोलॉजिकल मूवमेंट को ढूंढ रही है और वो आने ही वाला है एनी टाइम नाउ। ठीक है साहब, क्योंकि नुकसान बहुत भीषण हुआ है, नुकसान बहुत जबरदस्त हुआ है, दोनों साइड पे नुकसान हुआ है और ये ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगर ये रिपोर्ट सही है कि रशिया ने अपने सैम 500 जो है वहां पे S-500, भारत के पास S-400 है ट्रायम्फ, ठीक है। अगर उन्होंने सैम 500 दे दिए हैं कि जो अभी तक फ्री रन था अमेरिका का, इजराइल का, कि जब चाहे जाके ईरान को ठोको, कभी स्कूल गर्ल का, कभी स्कूल लड़कियों का ठोक दो, कभी उनका ऑयल भंडार ठोक दो, बंदर अब्बास का पोर्ट ठोक दो, लोगों को मारो, ये जो फ्री रन बाप का राज, जैसा हम तो जब चाहे जहां चाहे मारेंगे, जैसे कि कोई पता नहीं शिकार करने जाता है। वो तो साहब जो चौधरी पना वो खत्म हो जाएगा जहां S-500 आ गया। हाँ। सर, और नुकसान उसके मिसाइल से और ड्रोन से बेतहाशा हो रहा है, ना सिर्फ अमेरिका के बेसिस का, अमेरिका इजराइल के अंदर भीषण नुकसान हो रहा है साहब, जबरदस्त नुकसान हो रहा है, बढ़ता जाएगा। और गल्फ स्टेट्स में नुकसान हुआ है सब, पूरी गल्फ स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कुवैत, शुवैत सब शामिल, साइप्रस तक जाके चोट पहुंची है, तुर्की तक जाके चोट पहुंची। जी टर्की भी अब इसमें मेरा ख्याल अब भारत को देखिए, हमने यूक्रेन के लिए इनिशिएटिव लिया शांति लाने के लिए, दोनों साइड से बातचीत की थी हमारे प्रधानमंत्री ने। तो अब टाइम आ गया है कि वो तो हजारों मील दूर है हमसे, हमको तो इतना खास असर भी नहीं पड़ रहा था उस लड़ाई का, इसमें तो साहब हमारा नुकसान हो रहा है ना। एवरी डे दैट दिस वॉर लास्ट विल हार्म आवर इकोनॉमी। अब आप बोल रहे साहब कि हमारे पास 25 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व खत्म हो गया तो दोबारा भरना भी तो पड़ेगा, मुफ्ती का भरेगा, यू सी। तो ये कह देना कि नहीं साहब हम तो बड़े चतुर हैं, हमने तो ये लड़ाई चलती रहे हम ताली बजाएंगे, आप ताली बजा नहीं सकते। हालत तो खराब हो रही है। अगर भारतवर्ष में कोई माइनॉरिटी चीयर लीडर्स हैं अमेरिका के और हैं टीवी चैनल्स पे आके वो कर रहे हैं, जैसे चीयर लीडिंग होती है ना वो फुटबॉल मैच में, अमेरिकन फुटबॉल में वगैरह, तो वो गर्ल्स डांस करती है ना, वो लेके पता नहीं। बख्शी साहब, बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत सारे दर्शक पूछ रहे हैं, प्लीज उसका कोशिश करिएगा आप हमें डायरेक्ट जवाब दे, एकदम ना घुमाए फिराए। सर, बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप
ऐसा लगता है कि आप मोदी जी से खफा हैं और उनकी स्ट्रैटेजी से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हो रहे। ये बहुत सारे लोगों का कमेंट आया और उन्होंने ये भी बोला कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि बख्शी साहब मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया सर, खफा है? स्ट्रेट आंसर टू अ स्ट्रेट क्वेश्चन। जी, I am neither for this government, that government. I am for India. जी, मैं एक फौजी हूं साहब, 37 साल झक मारी है मैंने फौज में, लड़ाई पे लड़ाई पे लड़ाई लग रही है, अपनी जान जोखिम में डाली है। माई कंसर्न इज माई कंट्री। ठीक है साहब। और अगर मैं कोई सुझाव दे सकता हूं और वो अच्छा लगता है सरकार को, हमारा फायदा होता है, आई विल बी ब्लेस्ड। जी, आई विल बी ब्लेस्ड। बट यू नो, सोल्जर वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ, राइट। और जैसे जब कोई जंग शुरू होती है, लेट्स बी ब्रूटली फ्रैंक, जी, हम देखते हैं साहब कौन जीतने का अंदेशा है, अपनी पॉलिसी उसके मुताबिक की जाती है। ज्यादातर लोग अंडरडॉग को सपोर्ट नहीं करते। तो ये अगर कहीं कैलकुलेशन थी किसी तबके के सरकार में कि अमेरिका और इजराइल बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, I'm afraid that has not worked out. That is not worked out. You have to adjust your policy accordingly. Simple. Simple. We have to go by facts on the ground and not tall claims. We have to see कि साहब हमारा राष्ट्रहित सर्वोपरि है और इस सरकार के लिए भी है साहब। After all, I'm sure everybody wants to do good. कोई भारत का नुकसान तो नहीं चाहता ना सरकार में रह के। जी, कोई नहीं चाहता। Nobody can do it. नहीं, इसी वजह से सर, I'm just speaking the truth. I'm sure you see at a point in time, frank, straightforward, empirical advice is needed in a democracy. जी, जी, I'm trying to give that. I may be with the limited light that God gave me. I'm trying to see what is the real situation. no, Which sir, way is it going? people are loving it. What People are are the loving it. interests of India? India जी, first, जी। please. Simple. I'm यही not a citizen of America. I'm a friend of Israel. But beyond the point, my country comes first. उनके लिए भी उनकी country first आती है. They are also patriotic people. I love the people of Israel. General JFR Jacob, वो मेरे गुरु थे। ठीक है, मैंने बहुत समय उनसे सीखते हुए गुजारा है और एक चीज उन्होंने मुझे बहुत अच्छी कही थी जिसकी मैंने गिठान बांध कर रख ली है कि जीडी, लड़ाई में ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है, सब्जेक्टिव नहीं। सब्जेक्टिव प्लानिंग करोगे मार खाओगे, नुकसान उठाओगे। सो ट्रूथ कंसर्न्स अस ऑल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लड़ाई शुरू होने के पहले हमको देखना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन, अपना स्वार्थ, जी, कि पलड़ा किसका भारी है साहब, किस तरफ जा रही है लड़ाई। बहुत सारे लोगों ने भारतवर्ष में ही सोचा। आई डोंट ब्लेम देम। अगर आप देखें टेक्नोलॉजिकली अमेरिका इज फार सुपीरियर, इनोवेशन वाइज इजराइल का कोई मुकाबला नहीं है। सबका ख्याल था कि ये 1-2 दिन में लड़ाई में ये पीट देंगे, इजराइल ईरान खत्म हो जाएगा। कि 1998 में एक पेपर लिखा गया था, वो सज्जन का नाम याद नहीं आ रहा, कि इजराइल और अमेरिका मिलके इन देशों को तोड़ देंगे। उनमें शामिल था, पहला देश टारगेट थी ईरान, दूसरा तुर्की है, तीसरा पाकिस्तान। जी, आई होप द पीपल इन पाकिस्तान आर लिसनिंग। इनको तोड़ देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आपने डिजाइन बनाया हुआ था। बट यू सी, if that planning is not realistic, Dan K, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, जब उसने ब्रीफिंग दी थी डोनाल्ड ट्रंप को, तो उसने कहा था कि सर हाँ, आप आदेश दें, हम लड़ जाएंगे, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा नुकसान हो सकता है, बॉडी बैग्स आ सकते हैं, यू विल हैव टू टेक दैट कॉल, दैट चॉइस। ठीक है कि आप कह रहे हैं रिजीम चेंज कर दो, रिजीम चेंज मुश्किल है विदाउट पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड। अरे साहब, हम सारे फौजी यही कह रहे हैं, आपको मैं नहीं कह रहा, जितने जर्नल इंडिया में टीवी पे आ रहे हैं यही कह रहे हैं कि हम लोगों ने भी कोई झक नहीं मारी है ना साहब, फौज में धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो मिलिट्री प्रोफेशनल एडवाइस नहीं सुनी है। ठीक है, इसलिए ही हैज गॉन बैडली रॉन्ग, बैडली रॉन्ग। 2 दिन में खत्म हो जाएगा, दूसरे दिन ये मेरे तलवे चाट रहे होंगे। कोई तलवा नहीं चाट रहा साहब, दे हैव द विल टू फाइट।
जी वो विल टू फाइट हाईएस्ट ईरान में है, जी। टेनेशियस लोग हैं साहब। अगर 8 साल लड़ सकते थे सदाम हुसैन से, तो आपसे भी वो 2-3 साल तो लड़ ही लेंगे साहब, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लारे जानी, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान, जी। उसने स्टेटमेंट दी थी कुछ दिन पहले कि अमेरिका इज टॉकिंग ऑफ फाइटिंग फॉर 4 to 5 वीक। हम प्लान कर रहे हैं 4 to 5 मंथ। जी। ठीक है, So डेटरेंस उन्होंने ये भी तो लंबा। एस्टैब्लिश कर दी है ना साहब। तो वो तभी जाएगी अगर वो लंबा खींचे। अमेरिका डज नॉट लाइक लॉन्ग वॉर। क्या बाकियों को समझ नहीं आता? आप क्या समझते कि बाकी लोग बेवकूफ हैं, बेअकल हैं, अंधे हैं, उनको दिखता नहीं है? तो आप कैसी लड़ाई लड़ते हो? उसका तोड़ निकाला जा सकता है। जी जी। तो आपने एक लीडरशिप डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स करी, जी। ईरान ने तोड़ निकाल के दिखा दिया। हम्म डिसेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल हम्म। लेने के देने पड़ गए हैं साहब। जो लड़ाई आप दूसरे दिन खत्म हो गई, मार डाला मार डाला। अब मैं क्या कहते हैं, आपने खमेनी की को मार डाला, उसकी बेचारी बुढ़िया वाइफ को मार डाला, उसके बेटे, उसकी बहू, उसकी बेटी मार डाली। क्या बात है साहब, क्या चौधरी हो? लेकिन है क्या ये, कोई जंगल राज है? आप डकैत हो क्या? नहीं, जिस घर में जाओ लूट लो, जिस घर में जाओ मार डालो, मर्डर करो, ये तो मर्डर है साहब। जी अब बेचारे जी बुढ़े आदमी को जी। मार के आपको क्या मिला है? क्या क्या आपने उल्टा, आपके ये उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। उल्टे बांस बरेली। अगर द होल वर्ल्ड गेट्स ऑन टू दिस जंगल राज, तो फिर सिविलाइजेशन कहाँ जाएगी साहब? जी जी। सिविलाइजेशन कहाँ जाएगी? हाँ। तो ये मिसकैलकुलेशन और मतलब बोलिए। थोड़ा हमारे तरफ से भी हो गई, मिसकैलकुलेशन हुई इस वॉर को लेकर के नहीं हमारी देखिए, सरकार पूरी से या हमारे दुनिया सोच इंटेलिजेंस से। रही थी, जी। पूरी दुनिया सोच रही थी। आई डोंट ब्लेम। अब आफ्टर ऑल एस्टिमेट किसने दिया होगा? हमारे जनरल्स ने दिया होगा। जी पूरी दुनिया अगर मेरे को बुलाया जाए दफ्तर में और बोला जाए कि भाई एमओ डायरेक्टरेट 2 बार नौकरी कर चुका हूं वहां पे चीफ साहब के नीचे, ठीक है, जी जी तो बोला जाए कि हाँ भाई हु इज लाइकली टू विन, ये एस्टिमेट दिया जाता है जी हु इज लाइकली टू विन। तो जी। अगर इफ यू गो प्योरली बाय फोर्स एनालिसिस कि इसके पास इतनी ताकत, इसके पास इतनी ताकत, हम ज्यादातर बीन काउंट करते हैं मिलिट्री में। इतने टैंक, इतने एयरक्राफ्ट, इतने बॉम्बर, इतने मिसाइल्स, इतने ड्रोन, ये बीन जी काउंट पे करते हैं। बट दैट बाय इटसेल्फ इज नॉट द होल क्राइटेरिया। जी उसके बाद आपको पैटर्न एनालिसिस, कल्चरल फैक्टर्स भी डालने पड़ते हैं। ज्यादातर हम लोग वो भूल जाते हैं। जी सो जी। अगर वो फोरकास्ट था, देन यू मस्ट बी एबल टू करेक्ट योरसेल्फ। देन यू कांट गो कि साहब मैंने फोरकास्ट बोल दिया, मैंने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी इस एस्टिमेट पे, तो अब तो मैं नहीं बदलूंगा, मैं ना मान लूं। अरे मैं ना मानू नहीं होता साहब, जो ग्राउंड पे हो रहा है वो देखो ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ग्राउंड पे हो रहा है वो देखो, उसके मुताबिक पॉलिसी एडजस्ट करो। जी। लुक, आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनी मोरालिटी प्ले, ठीक है? नहीं नहीं, वो मैं आई एम उसी का। जस्ट बीइंग जी जी जी। फैक्चुअल, ऑब्जेक्टिव, एम्पेरिकल, एंड आई एम जस्ट पुटिंग द इंटरेस्ट ऑफ माय कंट्री फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम, जैसे हमको सिखाया गया है। जी सर, बहुत कुछ बदलाव हुआ है भारत में और आपको लोग काफी समय से सुनते आ रहे हैं, तो यही इस वजह से लोग सुनना चाहेंगे या ये क्वेश्चंस भी आए कि आपके अगर सुझाव हो इस सरकार को अभी के वक्त। आपने तो एक बोला ही कि हमारी सरकार को आगे बढ़ के इस वॉर को रोकना चाहिए, लेकिन और भी क्या 2-3 चीजें हैं जिससे कि हमारी भी स्थिति थोड़ी सुधर सके, इन द सेंस कि ये जो महंगाई का बहुत बड़ा एक पहाड़ हमारे सामने आ सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अभी के समय में सरकार क्या ऐसी चीजें कर सकती है, 2-3 चीजें जो आप सजेस्ट कर सके जो कि हमारे लिए अच्छा हो, हमारे देश के लिए अभी अच्छा हो? देखिए, आई थिंक मेरी रेकनिंग में अभी तक हमने पीस इनिशिएटिव कर देना चाहिए, कर देना चाहिए था। बहुत भारत की महिमा मंडन होगा अगर भारत पीस इनिशिएटिव करे, और इट विल वर्क। इट इज लाइकली टू वर्क बिकॉज ये वॉर कैनॉट कंटिन्यू फॉर एवर, ठीक है? ईरान भी जानता है ये चीज कि इट कैनॉट कंटिन्यू फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। उसका भी नुकसान भीषण हो रहा है, उसका भी नुकसान भीषण हो रहा है, ठीक है? ईरान की भी गलती है एक किस्म से कि भाई उन्होंने क्यों धमकियां दी कि हम ईरान को, सॉरी, इजराइल को तबाह कर दें। तो फिर आपको भी खमियाजा भुगतना पड़ा है ना, उन्होंने भी तो धमकी दी।
अब जी अगर इजराइल लड़ रहा है तो वो बेवजह तो नहीं लड़ रहा। 2003 अक्टूबर में सब जानते हैं क्या हुआ। ईरान की भी गलती है कि उसने क्यों बेवजह इजराइल को वाइप आउट करने की धमकी दी। ये जी रियलिटी है, इजराइल इज अ रियलिटी। अब आप बोले कि वाइप आउट करें तो फिर वो भी कहता ठीक है साहब मैं भी वाइप आउट करूंगा। आप ही अकेले थोड़ी ना कर सकते हो। तो नुकसान तो उन्होंने भी जम के किया है साहब। जी अब इजराइल के ईरान के लोगों को भी देखना होगा कि कब तक ये चलता रह जाएगा। दे हैव मेड अ पॉइंट। आई थिंक उन्होंने दुनिया की इज्जत बढ़ गई है ईरान के ईरान की लिए। जी द जी वे दे हैव फॉट, I mean the way they have fought, no doubt. As a military soldier, मैं my salute। तो जहां भी हिम्मत और करेज दिखाई जाती है तो सोल्जर्स हम लोग हमेशा उसको सैल्यूट करते हैं, चाहे जी हमारा दुश्मन भी हो। जी जी पाकिस्तान का वो असलम शेर कारगिल में बहुत अच्छा लड़ा। तो हमने जब उसकी बॉडी दे रहे थे वापस, वो ले नहीं रहे थे, हमने कहा अच्छा साहब ये ले लो, ही इज फॉट वेरी वेल, हमारी तरफ से आपका निशाने हैदर इसको मिलना चाहिए। उसको मिला, जी उसको मिला। जी ठीक है। वी जी रिस्पेक्ट करेज, वी जी रिस्पेक्ट ब्रेवरी, वी रिस्पेक्ट अ पेट्रियोटिक एटीट्यूड, जी चाहे किसी भी देश का हो। जी वो अपने मुल्क का वफादार तो है। अरे जो अपने मुल्क का वफादार नहीं हो तो वो किसके बाप का वफादार होगा। ठीक है। जी So that is there, but that having been said, it is now time to call it off. इंटेलिजेंस अकल इसमें है कि इट विल हैज टू बी कॉल्ड ऑफ, इट विल बी कॉल्ड ऑफ। व्हाई शुड वी नॉट टेक द क्रेडिट फॉर इट। राइट मोदी जी को बहुत महिमा मंडन होगा अगर वो पीस इनिशिएटिव ले ले, एंड इट विल वर्क। जी क्योंकि एज इट इज बस हो गई है दोनों की, मुंह से झाग निकल रहा है साहब। हम फौजी देख सकते हैं, आपको ना दिखे फौजियों को दिख जाता है। तो दूसरी साइड में कितना दम रह गया है अभी करने का, नहीं करने का। सर एक दर्शक बोल रहे थे कि आपका पिछला इंटरव्यू सुन के दर्शक का कमेंट आया था कि जीडी बख्शी साहब को भारत का पीएम बनाना चाहिए, क्यों नहीं? क्योंकि वो सोचते हैं, सही बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, जो हक में है भारत के बोलते हैं, तो क्यों नहीं? आपका कोई विचार सर इस पे? अपने दर्शक को क्या बोलना चाहेंगे जो आपके दर्शक इतना प्यार करते हैं आपको? माफ कीजिए, मैं 75 साल का हो गया हूँ साहब। आई लाइक टू लिव माई लाइफ इन पीस एंड क्वाइट। सर मोदी जी भी 80 साल के होने वाले हैं। ऐसा क्या है? लेकिन आई हैव नो सच एम्बिशन। मेरे को स्टार, भारत की फौज ने 2 स्टार लगा दिए। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। संतोष करना आना चाहिए, लेकिन गीता कहती है ना, संतोष जी करना आना जी चाहिए। संतोष भारत को करो। लेकर के सर आपकी बातें इतनी पसंद की जाती है, आप कैसे देख रहे हैं अभी भारत 2014 से लेके 2026 अब आ चुका है, और लोगों का यही एक सवाल फिर से, क्योंकि मोदी जी को लेकर के आप बहुत कुछ बोलते रहे, इस सरकार को लेकर के आपके काफी स्ट्रांग ओपिनियंस रहे हैं, अभी लोग आपका ओपिनियन सुनना चाहते हैं कि आपकी नाराजगी मोदी जी से भी है कि नहीं। ये लोग बड़ा जानना चाहते हैं कि आप उनसे खफा हैं कि आप अभी भी उनको एक वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया हैड वैसे देखते हैं सर? क्या कुछ बदलाव देखते हैं? हाँ हाँ, देखिए, आई विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड जी। ये कम से कम ही हैज फॉट फॉर इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। 2000 ये अपना 26/11 के बाद क्या किया था अपने पाकिस्तान को? सिर्फ स्वा। ठीक है। यहां कम से कम हिटबैक तो किया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 4थी बार ये पानी पिला देंगे, टिका देंगे। ही हैज डन मोर फॉर द नेशनल इंटरेस्ट देन द अदर। ठीक है। मेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ नहीं है, मैं खुल के बोल सकता हूं। आई डोंट थिंक ही इज इन द पोजीशन टू स्पीक फ्रीली। ठीक है। उन पे जिम्मेवारी का बोझ है, बट ये एज अ बाई स्टैंडर मैं आई एम ट्राइंग टू गिव, क्या कहते हैं, एडवाइस इज ऑलवेज फ्री। जी 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 एडवाइस इज ऑलवेज फ्री। तो मैं दे रहा हूँ साहब, अगर किसी को अच्छी लगती है, आई विल बी वेरी हैप्पी, एंड इफ दे एक्सेप्ट इट, आई विल बी वेरी हैप्पी। नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्वॉल्व्ड। फॉरेन मिनिस्ट्री करे जो करना है। दे डोंट हैव टू गिव मी एनीथिंग in terms of IP rights वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है। We are all concerned about the country. We are all at the end of the day हमारा देश है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसी पे
और उसी की वजह से कि ये जो ऑयल डिपेंडेंसी और जो बातें होने लगी थी कि रशिया से, और आपने पिछले इंटरव्यू में बोला था कि भारत खरीदेगा रशिया से ऑयल, और 3 दिन बाद फिर ये खबर आ गई कि हाँ जी 30 दिन के लिए आप ऑयल खरीदो। तो ये जो ऑयल डिपेंडेंसी है हमारी, उसका आपको लगता है कि एक ओवरऑल जुगाड़ हम निकाल पाएंगे कि ये इंडिया यूएस ट्रेड डील की वजह से हमारी डिपेंडेंसी वो वेनेजुएला तरफ ही रहेगी, लेकिन वेनेजुएला से अभी तो हम अगले लगता है कि 4-5 साल तो तेल ला नहीं सकते, तो उस पे कुछ सॉल्यूशन आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है? वेनेजुएला कितनी दूर है आपसे? कम से कम 8-9 हजार बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा ना जी। हाँ ठीक है कि वो हमारी रिलायंस वगैरह का फायदा हो जाएगा, वो दे के सार्क क्रूड को वो लोग रिफाइन कर सकते हैं, वो सब ठीक है, बट आई डोंट सी वेनेजुएलन ऑयल फ्लोइंग फ्रीली फॉर द नेक्स्ट 10 years। वहां पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका है, और जब रूस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड, ठीक है ना, मेरी सर्विस शुरू हुई थी 1971 की जंग से, और तब मैंने देख लिया था कि साहब कैसे रूस ने हमको सपोर्ट दिया, ठीक है साहब। डोंट लीव अ ट्राइड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड एवर, डोंट लीव अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड एवर, कभी मत छोड़िए उसका साथ। गो बाय एक्शंस, डोंट गो बाय वर्ड्स। अमेरिका कहता है कि वो डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमको तंग किया था, ये भी तंग करने पे आमादा है अभी तक। 50% टैरिफ दुनिया का हाईएस्ट है, हम पे लगा है, ये कोई फेवर है? नहीं, तो ये तो साहब आप मुझे मैं तो समझता हूं, आई अंडरस्टैंड कि अमेरिका से शत्रुता भारी पड़ सकती है, आई फुली अंडरस्टैंड, लेकिन हेनरी किसिंजर ने ही कहा था, इट इज डेंजरस टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका, इट इज फेटल टू बी अ फ्रेंड। ये कहीं ना कहीं हमको भी फ्रेम करके रख लेनी चाहिए फॉरेन ऑफिस। इट इज फेटल टू बी अ फ्रेंड। सर एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन जाते जाते, बस 5 मिनट और उसके बाद ये इंटरव्यू हम खत्म करेंगे। यूक्रेन सर, जैसे ईरान बहुत सारे शाहेद ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और एकदम पागल कर दिया इजराइल को, क्योंकि एक साथ वो ढेर सारे 100 भेज दे रहा है। अब यूक्रेन ने बोला है कि वो अपने इंटरसेप्टर, शाहेद ड्रोन इंटरसेप्टर्स, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर में वो इस्तेमाल कर रहे थे, उसको भेजेंगे और वहां पे लोगों को ट्रेन करेंगे उसको इस्तेमाल करने के लिए। आप किस तरीके से देख रहे हैं? यूक्रेन की एक एंट्री नजर आ रही है, और वो जो साथ देने जा रहे, जो कि खुद एक लुटा हुआ देश है और ये वॉर हारता हुआ नजर आ रहा है। देखिए साहब, अगर आप अपने देश के हितों को प्राथमिकता देने के बजाय फॉरेन पावर्स की हितों को प्राथमिकता दे, तो आपका वो हाल होगा जो यूक्रेन का हुआ है। एक इमारत खड़ी नहीं है साहब, 1 मिलियन 2 मिलियन लोग मारे गए जी, 2 मिलियन आवाम मरा दिए, लाइक नीरो, जैसे कहते ना, नीरो सैंग व्हाइल रोम बर्न्ट। ये गाने गा रहा है, बड़ा खुश हो रहा है कि मुझे अमेरिका बहुत चाहता है, मुझे यूरोप बहुत चाहता है। अबे अपने देशवासियों से पूछ ले, इलेक्शन करा ले तू भी। मरवा दिया है अपने देश को बेवजह पंगा, टू बिकम अ ब्रिजेड फॉर अमेरिका, फॉर यूरोप, अगेंस्ट रशिया, जो तुम्हारे कजन है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। और वो तुमने भुगत दिया। अगर अभी तक अकल नहीं आई, अब तुम चौधरी बन के पूरी दुनिया में दादागिरी दिखाओगे तो तुमको और पिटोगे। जी। यूक्रेन को मैं एडवाइस दूंगा कि जरा अगले 3-4-6 महीने का ख्याल कर ले, रूस ने तेरे पे चढ़ जाना है, दांत बीच के। वो वेट कर रहे हैं कि जो विंटर स्लश वगैरह है वो खत्म हो जाए, ग्राउंड हार्डन हो जाए, आपका ओडेसा गिर सकता है, आपका कीव गिर सकता है, कोई बचाने नहीं आएगा तुमको। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अमेरिका हैज ओवर रीच्ड। एवरी डे दैट अमेरिका फाइट्स इन ईरान, देयर प्रिपरेशन टू फाइट अगेंस्ट चाइना एंड रशिया विल गो डाउन, ठीक है साहब। और अगर मैं चीन में होता, शी जिनपिंग होता, तो मैं 2-3 महीने और इंतजार करता कि जब अमेरिका के पूरे लड़ाई के स्टॉक्स खत्म हो जाएंगे, इंटरसेप्टर थर्ड शार्ड के, तब मैं ताइवान पे चढ़ जाता। हाँ, और काफी इजी हो जाता। जी सर, अब आखिरी सवाल एक बस बता दीजिए, ये वॉर अभी आपको कब लगता है कि ये खत्म हो सकता है? अगले 3-4 दिन की और भी ज्यादा बढ़ सकता है? और क्योंकि खुर्रमशाह मिसाइलें अब इस्तेमाल हो रही है। देखिए, मार खाने के लिहाज से, लाइक आई सेड,
it is not a question of likes and dislikes, it is a question of objective empirical analysis. Objective empirical analysis mathematically is decided by the Misail equation. जी दोनों साइड के पास कितने इंटरसेप्टर, कितने अटैकिंग मिसाइल्स हैं, नंबर एक। उसके बाद अगर केवल बीन काउंट पे जाएं तो एक नतीजा निकलेगा, बट अगर आप जाएं पैटर्न मॉडलिंग पे, पैटर्न मॉडलिंग में इनटेंजिबल फैक्टर्स आपको इक्वेशन में डालने पड़ते हैं, उनका क्वांटिफिकेशन करना मुश्किल हो जाता है कंप्यूटर मॉडलिंग में। ठीक है, क्वांटिफिकेशन क्या है? विल। हाउ डू यू क्वांटिफाई विल ऑफ अ कंट्री टू फाइट, ऑफ अ कंट्री टू सफर पेन? ठीक है ना साहब? रूस का भी विल टू टेक पेन अमेजिंग है, अमेजिंग है। हिटलर के खिलाफ वो कहते हैं कि कोई 3.5 मिलियन जर्मन सोल्जर्स वेंट इनटू रशिया, नेवर केम आउट। रशिया को असली हराने का 25 मिलियन कैजुअल्टी सही थी। So how do you quantify that will to fight? The will to withstand pain. ठीक है, ये इंडिविजुअल नेशनल कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। ये ईरान में हाई है, इजराइल में भी टू एन एक्सटेंट हाई है। उनकी प्रॉब्लम है वेरी स्मॉल डेमोग्राफी, वेरी स्मॉल एरिया। आई एम जस्ट टॉकिंग प्योर मिलिटरी फैक्ट्स। ठीक है, लेकिन वही है, मैं बोलता हूँ कि आई एम अ वेरी ग्रेट फ्रेंड ऑफ इजराइल, क्योंकि JFR जेकब साहब मेरे फौजी गुरु। ठीक है, लेकिन मैं भी उनको परामर्श दूंगा कि गलत टाइम पे लड़ रहे, गलत टाइम पे लड़ गए। और अभी भी जब समझ आ जाए, दे आर इनोवेटिव एनफ टू अंडरस्टैंड। 2-3 दिन में अगर ज्यादा जोर लगाए, दुनिया चिल्लाए, व्हाट वर्ल्ड कितना प्रेशर डालती है, रूस कितना प्रेशर डालता है। रूस भी आपका दोस्त है। जी जी जी, प्रेशर डालिए। ये 3 तरीके से 3-4 दिन में भी आप लड़ाई खत्म करा सकते हैं। 3-4 दिन में भी लड़ाई खत्म हो सकती है। क्यों भारत को ये श्रेय ना जाए, मुझे ये समझ नहीं है। भारत को ये श्रेय क्यों ना जाए कि लड़ाई भारत ने खत्म कराई। विश्व गुरु भारत, करा दीजिए, आपका महिमा मंडन होगा, भारत का गौरव बढ़ेगा। सर हम लोग का गौरव बढ़ेगा। सर हम लोग तो डिजिटल चैनल है, जो आप तो नेशनल चैनल्स पे काफी जाते रहते हैं, और एक तो आपका बहुत फेवरेट है जहां आप हर दिन ही नजर आते हैं, तो वहां पे अभी आपको कुछ झेलना पड़ रहा है क्रिटिसिज्म, क्योंकि आप काफी खुल के जवाब दे रहे हैं और मोदी जी को भी बता रहे हैं और सरकार को भी बता रहे हैं कि कुछ डिसीजंस बदलने चाहिए। नहीं, आप तिरछा वार कर रहे हैं। आप whom are you talking of? नहीं, आई एम सेइंग कि सर जैसे नेशनल टेलीविजन पे ज्यादा लोग देखते हैं, तो वहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि क्रिटिसिज्म हो रहा है अगर आप बोल रहे हैं, अगर आप सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी को बोलना चाहिए? और देखो, प्लीज फॉर गॉड सेक, दिस इज अ डेमोक्रेसी, देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। किसी ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल दी है अभी तक। एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन बी कंस्ट्रक्टिव, इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो बड़े डिस्ट्रक्टिव वे में, पाकिस्तान क्या कह रहा है मैं वो सपोर्ट करूंगा, चीन क्या कह रहा है वो मैं सपोर्ट करूंगा, अपने देश को झूठा साबित करूंगा। आप सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज कंस्ट्रक्टिव, नॉट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और कंस्ट्रक्टिव कमेंट। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस। आई थॉट आई विल बी डूइंग, मुझे तनख्वाह तो नहीं मिल रही, लेकिन पेंशन तो मिल रही है ना साहब, पेंशन तो मिल रही है ना। इट इज माय ड्यूटी टू से व्हाट आई थिंक कैन हेल्प माय कंट्री। इतना सभी हेल्प हो जाए, आई विल फील सो ग्रेटिफाइड यार। दैट्स व्हाई पीपल सैल्यूट यू हो जाए तो आई विल बी ग्रेटिफाइड। जी, ठीक है, दैट्स व्हाई पीपल सैल्यूट यू सर फॉर योर, तो दैट आई एम मैंने 37 साल लड़ाई देखी है जी। अपने बैच में भी आई एम वन ऑफ द मोस्ट कॉम्बैट एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स, और मेरा बैच है बॉर्न टू बैटल बैच। 71 की लड़ाई में हम लोग को झोंक दिया था, मैक्सिमम कैजुअलिटी उठाई है। एक परमवीर चक्र मरणोपरांत, एक अशोक चक्र मरणोपरांत मेरे बैच में है। मतलब हमसे ज्यादा डेकोरेटेड बैच दूसरा नहीं है। ठीक है साहब, तो हम लोग जो आपको कह रहे हैं, कोई पर्सनल हमारा लेना देना नहीं है यार जी। कोई मुझे वापस चीफ ऑफ स्टाफ नहीं बना सकता, चाह कर भी नहीं बना सकता। तो और ना मैं अब
मैं भी अब क्या कहते हैं 75 साल के बाद थोड़ा थकान महसूस कर रहा हूँ। सो आई एम डूइंग इट सो दैट मेरा देश का भला हो भाई, जी मेरे मरने में भी भला हो जाए। सो आई विल डू दैट, गेट दैट राइट। आप एक फौजी से बात कर रहे हैं, जी फौजी को लड़ाई में मरने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और मैं थ्योरी नहीं बोल रहा हूं, मैं लड़ा हूं साहब बांग्लादेश में, मैं लड़ा हूं पंजाब में, मैं लड़ा हूं कारगिल में, मैं लड़ा हूं किश्तवाड़ में, मैं लड़ा हूं रजौरी पुंछ में। कोई जगह रह गई हो तो बता देना। नहीं सर, वी रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। just giving straight, I'm giving it straight. Yes, I say the truth. और एक चीज देखिए बोली जाती है भारतवर्ष में, निंदक लागे राखिए। जी ठीक है, हाँ, निंदक लागे राखी, प्रोवाइडिंग उसकी नियत ठीक हो। नियत ठीक होनी जी 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 नियत शुड बी टू हेल्प माय कंट्री, यू नो। जी नियत इज नॉट कि मैं किसी की टांग खींचूं, ये करूं वो करूं। अच्छा कर रहे हैं हमारे देश के लिए, अभी तक बहुत अच्छा किया है। जी और अच्छा करें, अच्छा करें, जो भी अच्छा करे वो आगे राज करे। भारत की जनता चुनती है, मैं नहीं चुनता ना आप चुनते। बिल्कुल बिल्कुल डेमोक्रेसी, द पीपल ऑफ इंडिया विल चूज डिसाइड। जी एंड उनमें बहुत अकल है, ये भी आप समझ लें। ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफी समय आपने दिया, 1 घंटे का लगभग समय दिया। हम आपके आभारी हैं सर कि आपने सुबह सुबह हमें वक्त दिया। और पिछला इंटरव्यू जैसे आपका वायरल हुआ था, हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला इंटरव्यू भी आपका वायरल हो, लोग आपको सुने और भारत की करंट स्थिति को समझे और ईरान, इजराइल और यूएस वॉर को समझ पाए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.